हेलो बच्चों, चलिए रिफ्लेक्शन पूरा कंप्लीट होने के बाद आज से हम लोग रिफ्रैक्शन शुरू करेंगे। ठीक है। और टेंथ के क्लास में रिफ्रैक्शन आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको समझना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में इंटर करता है तो वो अपने एक्चुअल पार्ट से अलग हो जाता है, मतलब एक्चुअल पार्ट से बेंड हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। मतलब जो बेंडिंग ऑफ लाइट है व्हेन इट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब इस रिफ्रैक्शन को हम लोग कैसे समझेंगे, इसको कैसे फील करेंगे, इस लेक्चर में आपको पूरा समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे हमारे पास एक मीडियम है, ये एक मीडियम है और इसी के साथ एक दूसरा मीडियम है। तो जब भी एक मीडियम से दूसरा मीडियम में लाइट रे जाता है तो ये बेंड हो जाता है। और ये बेंड क्यों होता है, इसके पीछे ये नॉर्मल है, इस सरफेस का ये नॉर्मल है। और नॉर्मल से ये लाइट रे जाना तो ऐसे चाह रहा है लेकिन कुछ बेंड हो जाता है। और बेंड होने के पीछे रीजन है लाइट के स्पीड का चेंज होना। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। मतलब रिफ्रैक्शन क्या होगा, इट इज़ द प्रोसेस by which light rays bends when it enters from one medium to another medium। क्यों होता है? ड्यू टू चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। मतलब लाइट अपने एक्चुअल पाथ से इसलिए मुड़ जाता है क्योंकि लाइट का स्पीड चेंज हो गया रहता है। अगर आपसे कोई पूछे कि कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बताइए, तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा? देखिए दो कॉजेज हैं। एक तो स्पीड चेंज होना लाइट का, चेंज in speed of light, change in speed of light, that is the first reason। and second one is change of medium। अगर मीडियम चेंज हुआ है then अगेन लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो बेंड हो जाएगा। ठीक है, बेंडिंग के कुछ प्रोसेस है और एक्चुअल में क्यों बेंड होता है ये समझिए। अब देखिए ये मीडियम में हो सकता है कि इस मीडियम में जो पार्टिकल हो वो थोड़ा क्लोज हो, और क्लोज पार्टिकल होंगे तो लाइट रे जा करके स्ट्राइक करेगा, और जितना ज़्यादा स्ट्राइक करेगा लाइट रे उतना ही ज़्यादा मुड़ेगा। तो इतना समझिए कि बेंडिंग होने का मेन रीज़न है कि लाइट की स्पीड में चेंज क्यों हुआ है, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है। क्योंकि जब मीडियम एक मीडियम था, जैसे एयर था, तो एयर में इसकी स्पीड मैक्सिमम होती है। और जैसे ही मान लीजिए वाटर के अंदर इंटर कर गया तो वाटर के मोलिक्यूल से टकराएगा और टकराते टकराते ये जाकर बेंड हो जाएगा। तो जितनी बार टकराएगा उतना ये बेंड होगा। तो कह सकते हैं कि बेंडिंग करने के पीछे जो आपका ये मीडियम 2 है या जिस मीडियम में इंटर कर रहा है उस मीडियम का रोल होता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये बेंड कैसे कैसे होता है और किन चीज़ों पे ये बेंडिंग इसका डिपेंड करता है। तो अगर कॉजेज पूछा जाए तो दो कॉजेज है, स्पीड में चेंज होना और मीडियम का चेंज होना। अब मीडियम क्या है? अब मीडियम क्या है? वो मटेरियल जिसमें लाइट रे ट्रेवल करता है उसी को मीडियम बोलते हैं। तो हमारे पास दो तरह के मीडियम है, उन दोनों तरह के मीडियम के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे मीडियम 1 है और मान लीजिए कि मीडियम 1 में लाइट का स्पीड मैक्सिमम है। तो जिस मीडियम में लाइट का स्पीड मैक्सिमम रहेगा उसी मीडियम को हम लोग रेयरर मीडियम कहते हैं। जैसे मान लीजिए V1 स्पीड ज़्यादा है V2 से, तो ये रेयरर मीडियम होगा। मतलब दो तरह के मीडियम है। फर्स्ट मीडियम जो है वो है रेयरर मीडियम। अब रेयरर मीडियम क्या होगा? वो मीडियम जिसमें लाइट का स्पीड मैक्सिमम हो, उस मीडियम को हम लोग रेयरर मीडियम के नाम से जानते हैं। मतलब द मीडियम इन विच speed of light is maximum is called rarer medium। ठीक है, जैसे यहाँ पे V1 ज़्यादा है V2 से, तो मीडियम 1 क्या हो जाएगा? रेयरर। मीडियम 1 यहाँ पे रेयरर हो जाएगा।
बिहेव लाइक ए रेयर मीडियम। ठीक है, तो आप लोग इसको समझेंगे, हम लोग डिटेल में समझेंगे। अगर पूरा लेक्चर देखिएगा, पूरे लेक्चर को अच्छे से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये बेंड क्यों होता है। बेंड क्यों होने के एक्चुअल रीजन को हम लोग बाद में समझेंगे। एकदम बिल्कुल ये फील हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये बेंड होता है। आखिर यहाँ से बेंड हुआ, लेकिन कभी कभी बेंड भी नहीं होता है जब नॉर्मल पे लाइट जाता है। जब रूल्स पढ़ेंगे तो इस चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। दूसरा मीडियम देखते हैं। दूसरा मीडियम है डेंसर मीडियम। तो देखिए डेंसर मीडियम क्या है, लाइट का वो मीडियम जिसमें स्पीड जो है मिनिमम होता है उसको डेंसर मीडियम बोलते हैं। लाइट रे का जिसमें स्पीड कम होता है उसको हम लोग डेंसर मीडियम बोलते हैं। द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज minimum is called denser medium is called denser medium। जिसमें भी स्पीड कम होगा उस मीडियम, उसको हम लोग डेंसर मीडियम बोलेंगे। जैसे ये मीडियम 2 जिसमें V2 में लाइट का स्पीड कम है तो मीडियम 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीडियम 2 हो जाएगा डेंसर। तो डेंसर और रेयरर मीडियम आप देख करके पहचान सकते हैं। डेंसर और रेयरर मीडियम देख करके कैसे पहचान सकते हैं, जिसमें लाइट रे बेंड हुआ है, और जिसमें बेंड हुआ है वो अब यहाँ पे अगर एयर है और इसमें बेंड हुआ है तो इसके मोलिक्यूल्स नज़दीक होंगे तो ये डेंसर मीडियम हो जाएगा। डेंसर मतलब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, वो मीडियम जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो। जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा लाइट को उतना ही ज़्यादा मोड़ेगा। ठीक है, तो ये टर्म है आपको कुछ मीडियम से रिलेटेड। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर क्या रूल है। अगर लाइट रे रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो इसके मोड़ने का जो रूल है वो क्या है, कैसे मोड़ता है, इसके पीछे क्या रूल है, किधर मोड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं कि अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो इसको मोड़ने का जो रूल है वो क्या रूल है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हमें पढ़ना है रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारा रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का क्या रूल है ये हमें पढ़ना है। तो देखिए ध्यान से कि आखिर रूल कैसे बनाया गया। तो रूल बनाया गया प्रैक्टिकली कर करके। जैसे हमारे पास जो रेड कलर है उसको हम कहीं किसी ग्लास से निकालते हैं तो वो अपने ग्लास से जाने के बाद, जैसे ये ग्लास है और यहाँ से रेड एक कलर का लाइट छोड़े, कैसे, लेजर लाइट से जब छोड़े तो यहाँ से जाने के बाद ये बेंड हुआ है, तो इससे हमें पता चला कि किधर बेंड हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद ग्लास में बिल्कुल चिपका करके लाइट को ये किए तो बाहर निकला तो किधर बेंड हुआ है, उससे भी हमें पता चल जाएगा। तो इस तरह से इसको प्रैक्टिकली देखा गया कि लाइट रे किधर बेंड होता है, और इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे कि आखिर कहाँ से कहाँ जाने पे किस साइड में ये बेंड होगा। तो चलिए देखिए कि कैसे बेंड होता है। तो सबसे पहला रूल है कि लाइट रे जब रेयरर से डेंसर में जा रहा हो, तो रेयरर से डेंसर में जाएगा तो लाइट रे नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल सरफेस का जो सरफेस है, ये सरफेस है, इसके 90 डिग्री ड्रॉ कर दीजिए। जैसे ये आपको सरफेस है, इसके 90 डिग्री, ये नॉर्मल हो गया। तो यहाँ सरफेस है तो इसका 90 डिग्री जस्ट ये होगा। तो इसी तरह से ये आपको नॉर्मल हो गया, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आप जानते हो, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और ये जो रे है इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड होता था, इसमें हो जाता है रिफ्रैक्टेड रे। तो देखिए ये हमेशा जब रेयरर से डेंसर में जाएगा तो ये पार्टिकल क्लोजर है, मतलब ये ज़्यादा क्लोज है, तो इसको मोड़ देंगे किधर, नॉर्मल की तरफ दबा देंगे। ये पार्टिकल लाइट की स्पीड टकराएगा, टकराने के बाद इसको नॉर्मल की तरफ ऐसे दबा देंगे। लाइट यहाँ पे नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। इसका रीजन और इसका प्रूफ दोनों ही चीज़ पढ़ेंगे। तो जब भी आपको फर्स्ट रूल याद रखना है कि जब भी लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाता हो तो किधर बेंड होगा, टुवार्ड्स नॉर्मल। ठीक है, इफ लाइट रे enters from rarer to denser it bends towards normal, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। ये एक रूल बन गया। ठीक है, दूसरा रूल क्या है, सेकेंड रूल जस्ट इसका उल्टा, कि अगर ये
डेंसर से रेयरर में आ रहा है। जैसे यहाँ डेंसर था, इस मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है। तो डेंसर से रेयरर मीडियम में अगर लाइट रे जा रहा है तो नॉर्मल से दूर चला जाएगा। अगर इसको हम बात करें, ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल से लाइट रे जाना तो ऐसे जा रहा था, बट ये इससे दूर कुछ ऐसे चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये V1 माने ये V2 स्पीड, ठीक है, यहाँ पे V2 का स्पीड जो है वो ज़्यादा हो गया है V1 से। तो समझिए कि यहाँ पे V2 में स्पीड लाइट का बढ़ गया है। तो यहाँ से पहले से लाइट का स्पीड दबा करके आ रहा था, लेकिन यहाँ मोलेक्यूल्स नहीं है दबाने के लिए, इसीलिए ऊपर से नॉर्मल से दूर चला गया। तो ये सेकेंड रूल है, इसको याद रखिएगा। सेकेंड रूल क्या है कि जब भी लाइट रे आपको डेंसर से रेयरर जाएगा तो ये अवे जाएगा नॉर्मल से। इफ लाइट रे enters from denser to rarer bends away from नॉर्मल से दूर चला जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो दो रूल हो गया। एक तीसरा रूल भी है कि लाइट रे अगर बिल्कुल सरफेस के परपेंडिकुलर चला जाए, अगर लाइट रे बिल्कुल नॉर्मल पे जा रहा है तो नॉर्मल पे जैसे जाता है तो बिना डेविएट हुए सीधा चला जाता है। यहाँ स्पीड भी चेंज होता है, और मीडियम भी चेंज होता है, बट ये मुड़ता नहीं है। इसका कॉज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर यही एक स्पेशल कॉज है। जब बिल्कुल नॉर्मल पे लाइट रे जाएगा तो ये मुड़ेगा नहीं, बिल्कुल अनडेविएटेड पास कर जाता है। ठीक है, तो इसको भी लिख लेंगे। तीसरा रूल, व्हेन लाइट रे strikes normal to the surface it pass undeviated, बिना मुड़े चला जाता है, थोड़ा सा भी मुड़ेगा नहीं। यहाँ पे स्पीड में जरूर चेंज हुआ है, याद रखिएगा, यहाँ स्पीड में भी चेंज हुआ है फिर भी नहीं मुड़ा है। तो नहीं मुड़ने के पीछे कॉजेज क्या है, रीजन क्या है, अभी हम लोग समझते हैं। तो इसको नोट डाउन पॉज करके कर लीजिए। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है कि लाइट रे बेंड यहाँ पे नहीं होता है। तो समझ लेते हैं इसको। चलो तो देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या कारण था कि बेंड हो रहा था और यहाँ नहीं बेंड हो रहा है। तो देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक ये सरफेस है और यहाँ पे मान लीजिए कि सरफेस कोई ऐसा है कि इधर पूरा हाईवे रोड है और यहाँ पर रोड जो है वो ख़राब होने वाला है। यहाँ का जो रोड है वो गड्ढे वाला रोड है ऐसे कुछ, और आप एक कार कुछ इस तरह से ऐसे लेकर के इंक्लाइन पे इस तरह से एक कार को लेकर के आ जा रहे हो। मतलब जब कार को आप लाओगे यहाँ से, तो मान लीजिए कि आप जो कार ला रहे हो वो कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो जैसे आएगा तो यहाँ पर आने के बाद इस कार का फर्स्ट व्हील यहाँ पे पहले आ जाएगा और दूसरा व्हील जो है यहाँ पे रहेगा। जैसे कि ये कार है तो यहाँ आया तो पहला चक्का यहाँ आ जाएगा खड्डे वाले रोड में पहले। तो इस कारण से इस व्हील का स्पीड अभी ज़्यादा रहेगा, तो ये रुक जाएगा, कम स्पीड होगा, तब तक इसका स्पीड हाई होगा। तो कार फिर ऐसे घूम जाएगा, टर्न हो जाएगा। देखिए, इंक्लाइन आ रहा था, ये खड्डे में आया, ये वाला खड्डे में आया, मतलब रुक गया, और इसकी स्पीड अभी भी हाई है, तो ये क्या होगा, टर्न हो जाएगा। तो इसी कारण से जब इंक्लाइन पे आ रहा था ऐसे, तो यहाँ पे ये टकराया। लाइट रे भी एक बीम की तरह है, बहुत सारा लाइट रे है। तो जब इंक्लाइन पे आता है तो यहाँ की रे टकराती है पहले, तो इनकी स्पीड कम हो गई, लेकिन इनका स्पीड तो अभी भी ज़्यादा है, तो हाई स्पीड से यहाँ आ जाता है। और फिर यहाँ आने के बाद दोनों का स्पीड एक जैसा हो गया, तो ये चला जाता है ऐसे। तो देखिए, ये बेंड हो गया, ये बेंड हुआ है। मतलब अगर नॉर्मल की तरफ बात करें तो नॉर्मल की तरफ ही बेंड हुआ है, हम ज़्यादा मोड़ दिए, ये कम उड़ता है, तो इस तरह से बेंड हो गया ये। अब देखिए, अगर यही चीज़ हम लोग नॉर्मल पे लेके आते, जैसे वो कार आप ऐसे लेकर के आते, तो इस व्हील का और इस व्हील का दोनों का स्पीड एक साथ कम हो जाता, तो दोनों फिर से सीधा ऐसा चलना शुरू हो जाता। यहाँ पे ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जब ऐसे लेके आ रहे थे, एक का कम हुआ, ऐसे मुड़ गया, ऐसे आया, एक का कम हुआ था, ऐसे मुड़ गया था। लेकिन यहाँ पे दोनों का कम हुआ तो क्या होगा, एक साथ चला जाएगा। मतलब लाइट रे जब परपेंडिकुलर आएगा
तो ये बीम और ये बीम, ये दोनों का स्पीड एक साथ कम होगा और कम स्पीड से फिर से ये एक साथ जैसे आए थे वैसे चले जाएंगे। यही रीज़न है कि नॉर्मल पे लाइट रे बेंड नहीं होता है और इंक्लाइन सरफेस पे लाइट रे बेंड हो जाता है। समझ में आया? तो चलिए इस रीज़न को याद रखिएगा। हालांकि इसके प्रूफ हम लोग पढ़ेंगे, ये तो आपको जस्ट फील कराने का मतलब था, फील कराना था। अब आपको इसका मेन जो है प्रूफ वो सारे चीज़ भी पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि अगर कोई लाइट रे किसी मीडियम में जा रहा है तो कितना मुड़ेगा। कुछ ना कुछ ऐसा होगा क्वांटिटी की मुड़ जाएगा। जैसे हम बोले कि 5 गुना मुड़ गया, 2 गुना मुड़ गया, 3 गुना मुड़ा, मतलब कितना टाइम्स मुड़ेगा, कितना बेंड होगा, ये मीडियम की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि वो मीडियम के अंदर कितना मॉलिक्यूल है। और जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल रहेगा उतना ही लाइट को के स्पीड को चेंज करेगा, और जितना चेंज करेगा उतना बेंड होगा। तो बेंड करने का जो कैपेसिटी है अलग अलग मीडियम का बेंड करने की कैपेसिटी अलग अलग होगा, ठीक है। और इसी चीज़ को कैपेसिटी जो है बेंड करने का, इसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि एक मीडियम में लाइट का जो स्पीड रहेगा और दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड कितना चेंज हो गया, जितना स्पीड चेंज होगा उतना बेंड होगा। तो इसी चीज़ को हम लोग बोल देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि कितना चेंज हो गया है लाइट रे एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जब गया है। तो जैसे मान लीजिए कि ये मीडियम 1 था, मीडियम 1, और ये था हमारा मीडियम 2। तो जैसे लाइट रे इस मीडियम से इस मीडियम में इंटर करेगा तो कैसे मुड़ जाएगा। मान लीजिए ये रेयरर है और ये डेंसर है। तो अभी हमने पढ़ा कि रेयरर से डेंसर में लाइट रे जाता है तो क्या होगा कि ये मुड़ता है किधर, नॉर्मल की तरफ। ये हो गया नॉर्मल। तो ये लाइट रे जाना तो ऐसे चाह रहा था बट रिफ्रैक्शन के कारण ऐसे मुड़ जाएगा। ये V2 स्पीड मान लीजिए, V1 स्पीड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस स्पीड के चेंज होने के कारण ही हुआ है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही होगा इस स्पीड का रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। कितना टाइम्स स्पीड चेंज हुआ उतना ही टाइम्स ये बेंड हो जाएगा। इसी को हम लोग एक टर्म दे दिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो चलिए लिख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक नया टर्म आता है। इससे पहले जितने भी टर्म्स थे वो सब आप 8th क्लास में पढ़े थे। ये क्या है, ये म्यू है, एक ग्रीक सिंबल है जिसको म्यू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कई जगह ये ईटा ऐसे एन जैसा दिया रहेगा, आप समझ लोगे कि दोनों का सिंबल एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट in one medium to speed of light in another medium, to speed of light in another medium। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो लाइट की स्पीड होता है उसके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मतलब ऐसा कह सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से रिप्रेजेंट कर दिए। मीडियम 1 में स्पीड क्या है, V1 है, तो V1 अपॉन V2 ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला होगा। अब देखिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो है, तो रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, ये यूनिट मीटर पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। अब सुनिए ध्यान से, अब बात है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा। ये तो एक रिलेटिव टर्म है, मतलब दो मीडियम है, उन दोनों के रिलेशन में ये बताया जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका बताएंगे, तो याद रखिएगा जो मोड़ने का काम करता है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। जैसे लाइट रे यहाँ से गया है तो मोड़ने का काम यहाँ पे डेंसर मीडियम किया है, मीडियम 2। तो ये एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का लिखे हैं, मीडियम 2 का। ये आपको याद रखना है। तो ऐसे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। अब जो इसके पास में लिखा रहेगा उसका स्पीड नीचे रहेगा। इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to मीडियम 1।
मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखें हम, मतलब इसका क्या काम हुआ, इसका मतलब सीधा है, आप समझ सकते हो कि जो मोड़ने का काम करे उसका स्पीड नीचे होगा। याद रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, जो मोड़ने का काम करे, हिंदी में भी लिख देते हैं चलिए, जो मोड़ने का काम करे, अपने भाषा में इसको याद रखिएगा। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे, जहां लाइट रे मुड़ जाए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे 2, 1 के अलावा अगर पूछा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि 1, 2 लिखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, 2, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से लाइट रे 1 में आकर के मुड़ा है, तो जो इसके पास में रहेगा उसका स्पीड नीचे, v1 का स्पीड नीचे, v2 का ऊपर। लिखने का तरीका समझ में आया। ये लिखने का तरीका बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है। तो यहाँ पे 1 है तो v1 नीचे, और यहाँ 2 है तो v2 ऊपर। अब इस तरह से इसको क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, मतलब 2 के रेस्पेक्ट में 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन मोड़ने का काम किया, 1 मोड़ने का काम किया है इसमें, मतलब लाइट रे इधर से आकर के मुड़ गया। अब इसी चीज को आप लोग याद रखिएगा कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन और भी तरीका से बहुत सारे बुक में ऐसा लिखा रहता है 2, 1, इसका भी मीनिंग यही होता है। बहुत सारा बुक में ऐसे भी लिख सकता है आपको कि यहाँ पे 2, यहाँ 1, तो जिस तरह से भी रिप्रेजेंटेशन हो, इसके पास में जो रहेगा वो मीडियम मोड़ने का काम करता है। और आप फिगर से देख करके समझ सकते हो कि कौन मीडियम मोड़ने का काम कर रहा है। जैसे आपको कभी पूछा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, G फॉर ग्लास, W फॉर वाटर, इसका बताइए कैसे लिखेंगे आप। तो इसको कैसे लिखेंगे समझिए ध्यान से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका लिख रहे हैं, ग्लास का, तो ग्लास का स्पीड नीचे रहेगा, किसका स्पीड, सेकेंड मीडियम का, जो भी मोड़ने का काम कर रहा है, और ऊपर हो जाएगा स्पीड ऑफ वाटर। ये लिखने का तरीका समझ लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ग्लास का स्पीड नीचे और वाटर का ऊपर। यही अगर ऐसा रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो वाटर की स्पीड नीचे और ग्लास की स्पीड ऊपर। इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस रिप्रेजेंटेशन का न्यूमेरिकल में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसीलिए हम इसको आपको रिप्रेजेंटेशन को इतना फोकस करके बता रहे हैं। अब इन चीज़ों को आप याद रखिएगा कि कैसे लिखते हैं। इसका मतलब हुआ कि ग्लास से वाटर में जाकर के लाइट रे मुड़ा है, इसका मतलब हुआ वाटर से ग्लास में जाकर के मुड़ा है, इसीलिए हम लोग ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले और यहाँ पे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये सारा टर्म आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टर्म। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट वर्ड आया क्यों, एब्सोल्यूट के जगह पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आ सकता है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ही चीज़ है दोनों। अब जब कभी हम एक मीडियम को फिक्स ही कर दिए, एक मीडियम फिक्स कर दिए, जैसे वैक्यूम को हम फिक्स कर दिए, उसमें लाइट का स्पीड सबसे मैक्सिमम होता है, तो अगर हम वैक्यूम को फिक्स कर दिए, उसके रेस्पेक्ट में अगर किसी मीडियम का निकाल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो समझ लीजिए कि वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। मतलब एक मीडियम फिक्स कर दिए, ये मीडियम फर्स्ट जो रेयर मीडियम हम फिक्स किए थे, ये वैक्यूम ले लिए, हालांकि हमारे आसपास वैक्यूम नहीं है, तो हम एयर को भी हम लोग मान सकते हैं। अब एयर से अगर किसी अदर मीडियम में लाइट रे जा करके बेंड हुआ है, इसी को हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ऐसा क्यों किए कि हम वैक्यूम और एयर को ही लिए, तो ध्यान से सुनिए, हमारे आसपास सबसे ज़्यादा मीडियम यही है, एयर और वैक्यूम, और लाइट रे हमेशा इसी मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है। मतलब स्टार्ट हुआ जब यूनिवर्स से, जहाँ से सन से लाइट आ रहा था, तो वो पहले वैक्यूम में ट्रेवल किया, फिर हमारे एयर के मीडियम में आया, तो हमारे आसपास क्या है, एयर है, इसीलिए हम लोग एयर के बारे में पढ़ते हैं। और एयर से वो किसी अदर मीडियम में चला गया ना, ग्लास वगैरह किसी में, तो हम लोग उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। मतलब ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों, क्योंकि एयर से ग्लास में जाकर के मुड़ा है।
अगर एयर से वाटर में जाके मुड़े तो वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हर मीडियम का अलग अलग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, अभी बताए थे, क्योंकि सबका जो मोलिक्यूल्स है वो अलग अलग मोलिक्यूल से बना हुआ है, सबके एटम्स अलग अलग है, नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग है, तो पार्टिकल्स कितने क्लोज हैं वो भी अलग अलग है, तो इसीलिए सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर भी लिख सकते हैं, ठीक है, टू स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में जो रेशियो होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम लोग लिख सकते हैं म्यू ए बी से समझ लीजिएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें हम लोग ऊपर क्या रखेंगे, एक मीडियम फिक्स हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, अभी वैक्यूम में लिखते हैं लाइट इन वैक्यूम। चलिए इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, मतलब वैक्यूम में जो स्पीड होता है लाइट का उसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, सी से हम लोग लिखते हैं, एयर में भी सी से लिख देते हैं, लगभग बराबर होता है। अब स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, लाइट इन एनी मीडियम या मीडियम, कोई भी मीडियम हो उसमें ये रहता है। इसको हम लोग ऐसे प्यार से लिख सकते हैं c अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, vm। c मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इस तरह से हम किसी भी मीडियम का लाइट का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। ऊपर क्या लेना होगा, c, ये वैल्यू फिक्स्ड हो गया। अब न्यूमेरिकल के लिए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल के लिए आपको एक बात ध्यान देना है कि ये वैल्यू हमेशा फिक्स हो गया, समझ में आ रहा है। जैसे अगर हम कहें कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर निकालिए, जैसे ऐसे निकाल दिए, एयर कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पे समझ जाएंगे वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा c अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और एयर में भी स्पीड ऑफ लाइट इतना ही लेते हैं, इससे कम होता है, लगभग 2.98 ऐसे करके एक बड़ा सा डिजिट है, इंटू 10⁸ होता है, लेकिन हम इसको लगभग 3 के बराबर मान लेते हैं, ये 3 के बराबर ले लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेंगे, तो देखिए क्या होगा, c के जगह पर रख दीजिए 3 × 10⁸, और इसके जगह पे भी रख दीजिए 3 × 10⁸, तो लगभग ये कट के क्या आ जाएगा, 1। तो याद रखिएगा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रहेगा, 1। अब ध्यान से सुनिएगा, अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या एयर से ज़्यादा यानी कि 1 से ज़्यादा, 1 से कम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि देखिए ये तो हमेशा हाईएस्ट स्पीड है, इसके नीचे दूसरा कोई अदर मीडियम का रखिएगा तो स्पीड हमेशा लो ही रहेगा। तो इसीलिए जब स्पीड लो रहेगा अदर मीडियम का, तो समझ लीजिए कि अदर मीडियम का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमेशा 1 से छोटा ही आएगा। तो लिख लीजिए, सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, यहाँ पे एनी मीडियम दे देते हैं, किसी भी मीडियम का हमेशा बड़ा रहेगा 1 से। 1 से बड़ा क्यों रहेगा? छोटा नंबर से डिवाइड करोगे बड़े नंबर को तो 1 से बड़ा ही आएगा। तो किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1 से छोटा नहीं आ सकता है, क्योंकि लाइट का स्पीड वैक्यूम से ज़्यादा कम नहीं होगा, वैक्यूम से कम, लाइट का स्पीड वैक्यूम से ज़्यादा नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे अगर ज़्यादा से डिवाइड करते तब 1 से छोटा आता। तो ये वैल्यू हमेशा छोटा है, तो बड़े वाले वैल्यू को छोटा से डिवाइड करेंगे तो 1 से बड़ा वैल्यू आता है। जैसे आप 10 को 9 से डिवाइड करोगे तो 1 से बड़ा ही आएगा, और ये वाला वैल्यू हमेशा छोटा रहेगा। तो क्या ये कभी भी 1 से छोटा वैल्यू आ सकता है? नहीं आएगा। तो इसीलिए ये बात को याद रखिएगा। चलिए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने के बाद हम लोग कुछ 1-2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, क्या होगा जब मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाए? जैसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का 1 हो गया, इसका मतलब समझिए कि यहाँ पे एयर है और यहाँ भी एयर के मॉलिक्यूल्स है, लाइट गया, स्पीड ही नहीं चेंज हुआ। क्या ये मीडियम आपको दिखा? नहीं दिखा। इसका मतलब जहाँ भी लाइट की स्पीड ना चेंज होए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 रहे, वहाँ का मीडियम गायब हो जाता है, वो मीडियम हमको बहुत कम दिखता है। जैसे आप देखे होंगे कि जो ग्लास होता है शोरूम में,
तो वो ग्लास के अंदर वाली चीज़ें आपको क्लियर दिखाई देती हैं। ऐसा नहीं लगता है कि बीच में कोई ग्लास है। वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 पॉइंट समथिंग यानी कि 1 के आसपास हो जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वहाँ पे चीज़ें आपको जो ग्लास है वो दिखाई नहीं दी, आप जाके टकरा जाते हो। तो चलिए आगे हम लोग इसके पढ़ते हैं। कुछ मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बुक में दिया है, हम आपको रेफरेंस में दे देंगे। चलिए और उसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहे हैं, इन सब को आप याद रखिएगा कि किसका होता है। कुछ इसमें स्पेशल है, जैसे कुछ स्पेशल क्या है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का 1.33 लेते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को 1.5 लिया जाता है। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड को हम लोग लेते हैं 2.42। मतलब सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का है, मतलब लाइट रे सबसे ज़्यादा डायमंड में मुड़ता है और सबसे कम लाइट रे एयर में मुड़ेगा, ठीक है। 1 होता है एयर का भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या बोले थे, एयर का 1 होता है। तो कुछ ये खास है, इसके अलावा जो भी डाटा दिया गया है इसको भी आपको जानना चाहिए, आपको याद रखना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस। एक क्वेश्चंस बताएंगे और एक क्वेश्चन का उसका ट्रिक्स भी बताएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन के सीरीज हम लोग एक अलग वीडियो में रखते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन की सीरीज अलग से रखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की सीरीज के लिए कल हम लोग मिलते हैं।